मित्रों, सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उसमें 30 क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनके आसपास की चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। तो यानी व्याख्या के साथ जो हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट से संबंधित हैं, जो जनवरी 2021 में आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, आज ये सेकंड वीडियो है इन 30 प्रश्नों पर। यानी 30 प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से आगे के 30 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 31 आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 31 को हम पढ़ेंगे, फिर उसको समझते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो रुचियाँ आप जानते हैं, रुचियों के बारे में, अभिरुचियाँ, रुचियाँ, इनके बारे में आपको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं, सत्य की बात नहीं है। यानी हमें जो पकड़ के रखना है शब्द को, यही तो यहाँ पर समस्या है कि आपको समझना है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें शब्दों का ही खेल है। तो यानी सत्य नहीं है। अब आपको ऐसा नहीं समझ लेना है कि सत्य है, तो आप जानते हैं कि रुचियाँ जो होती हैं वो जो है जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। अब देखिए, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यानी नहीं होती हैं। इस पर्टिकुलर शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यानी यहाँ जो आपको आंसर तो दिख ही रहा है। फिर अगला पढ़ लेते हैं। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आपकी आज जो इंटरेस्ट इस चीज़ में अलग है, आज फुटबॉल देखना पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद आप क्रिकेट देखना पसंद करें, या आज किसी पर्टिकुलर किसी हीरो की आप मूवी देखना इस उम्र में पसंद करते हैं, आने वाले टाइम में आप किसी और हीरो की मूवी देखना पसंद करने लगे। तो यानी जो उम्र के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल और चीज़ें बदलती हैं। तो यानी इस हिसाब से जो स्टेटमेंट गलत आपका हो रहा है वो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो रहा है। यानी आंसर आपका जो ग्रीन से है वो सही आंसर होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। तो सीधा सा स्टेटमेंट है, आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है कंसंट्रेट होंगे अगर, तो आप आसानी से जो है सवाल को टिक कर लेंगे। आकर्षक की भूमिका कोई मतलब नहीं, अपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, तो ऐसा नहीं। यानी नाम मात्र की भूमिका यानी ना के बराबर जो है भूमिका होती है वंशानुक्रम कि आपके व्यक्तित्व कैसा है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्यावरण होता है कि यानी पर्यावरण की भूमिका, इन्वायरमेंट की भूमिका आपके आसपास क्या है, वही आपके व्यक्तित्व और बुद्धि यानी संगत का जो असर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यानी आपका जो वंशानुक्रम है, यानी आप जिस जगह पे पैदा हुए हैं, जिस आपके माँ बाप हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो असर आप पे कम पड़ता है अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। अबदम, अहम, परम अहम और इदम अम अहम, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि जो सिगमंड फ्राइड हैं, आप यहाँ पर जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार यहाँ इदम और अहम की बात की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ही नहीं, इस पर हर बार कुछ ना कुछ आता है। ये सिगमंड जो फ्राइड है, इनके अनुसार 3 चीज़ों में बांट दिया जाता है। तो एक तो होता है चेतन मन, आप समझिए, एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अचेतन मन, आप सभी लोग जानते हैं, एक अचेतन मन होता है, और तीसरा होता है अवचेतन मन। ये अवचेतन मन होता है, आप समझिए। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं, तो चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, जो टोटल जो हमारा मन है उसका 9/10 भाग जो होता है वो सिर्फ अवचेतन मन होता है। यानी सब कुछ चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें अवचेतन मन को आप मान लीजिए, यानी 90% जो हिस्सा है वो अवचेतन मन का है। अब ये चीज़ बता दी गई, इसी अवचेतन मन को
3 भागों में बांट देते हैं। यानी हम किसको बांट देंगे? अवचेतन मन को। आप समझिए, अवचेतन मन को अब 3 भागों में बांट दीजिए। अब 3 भागों में बांटेंगे तो एक को आप कहते हैं ईडी, जिसको हम कहते हैं इदम, जो आपके सामने है, जिसका आंसर है। दूसरा होता है आपके पास ईगो, एक होता है सुपर ईगो, एक सुपर ईगो होता है। तो ये चीजें हो गई, यानी ईडी, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम, अहम, और आपके पास क्या हो गया? बाकी अगला वाला हो गया। तो यहां पर इदम, अहम और परम अहम, ये चीजें आपके पास, चारों चीजें यहां पर, तीनों चीजें हो जाती हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ईडी में और ईगो में और सुपर ईगो में क्या क्या चीजें डिफरेंस है। तो इन्होंने यहां पर कहा कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसे हम इदम कहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को आप थोड़ा सा याद रखिए और देखिएगा, आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखिए, जैसे एक मान लीजिए चोर है, एक सिपाही है, एक सिपाही है, एक जज है, एक क्या है? जज है। अब देखिए, चोर ने सोचा कि हम चोरी कर लें, यानी उसने इच्छा प्रकट की, ये उसने इच्छा की हम ये चीज कर लें, यानी चोर ने कहा हम चोरी करेंगे। इसको, चोर को किसने रोका? सिपाही ने कहा कि अगर चोरी करोगे तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। अब चोर ने कहा कि मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं, सिपाही ने कहा कि नहीं तुम गलत काम कर रहे हो। तो इसका जजमेंट, इसका फैसला कहां होगा? जज के पास होगा। यानी अब आप समझ लीजिए, यानी इदम आपका जो है, ईडी जो है, हो गया चोर, और सिपाही आपका हो गया ईगो, जो आपको काम करने से रोक रहा है, और जज जो हो गया वो आपका हो गया सुपर ईगो। अब आप समझिए, इसको साइको में ले आइए। चोर को हम कह देंगे कि वो जो इच्छाएं थी वो दबी की दबी रह गई, यानी वो हम कार्य नहीं कर पाए, यानी उनकी हम पूर्ति नहीं कर पाए। तो ये आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इदम हो जाएगा। जिसने रोका वो हमारा अहम हो गया, और जिसने उस पर जजमेंट दिया, क्यों रोका, नैतिकता की जिसने बात की, वो परम अहम हो गया। तो यानी जो आंसर इसका इदम आपके समझ में आ गया होगा, यानी जो व्यक्ति इच्छा चोर ने व्यक्त की थी वो उसकी पूरी नहीं हो पाई, यानी वो इदम हो गया। किसने उसको रोका? सिपाही ने रोका। उस पर जजमेंट किसने दिया? जज ने। किसके आधार पर? नैतिकता के आधार पर दिया कि ये गलत है। यानी नैतिकता की जहां जहां बात होगी वो परम अहम कहलाएगा, यानी वो जो होगा वो परम अहम कहलाएगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा। अब समझिए, इन्हीं 3 चीजों को समझना है हमें। तो जो इदम होता है वो शैशवावस्था में होता है, और जो अहम होता है वो बाल्यावस्था में होता है। इसी तरीके से परम अहम जो होता है वो हमारा होता है किशोरावस्था में। अब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। शैशवावस्था में जो इच्छाएं रह गई, बाल्यावस्था में समझ आ गई, यहाँ नैतिकता की बात होती है, यानी यहाँ इदम को हम एक तरीके से चोर की तरह, बाल्यावस्था को सिपाही की तरह, और परम अहम को हम जो है जज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते साथ साथ में भी चलेंगे। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो किससे? दबाव से निपटने में, हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान, यानी इन पर्टिकुलर चारों ऑप्शंस में आपके सामने जो आंसर है वो ये है, दबाव से निपटने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? तो निर्धारक तत्व तो आप जानते हैं कि अनुभव, संतुलनीकरण, ये एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंस हैं, इन पे प्याजे साहब ने बात की है। यानी सामाजिक संचरण की बात नहीं की गई। तो ये चीज़ हमारे पास, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाता है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ये क्रिएटिविटी के टर्म्स में किया जाता है, यानी जो यहाँ पर होगा वो क्रिएटिविटी के टर्म्स में किया जाएगा, यानी सृजनात्मकता होगी। यानी गिलफोर्ड ने बुद्धि, बुद्धिम, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिएटिविटी के बारे में बात की गई। मानव विकास किन दोनों
के योगदान का परिणाम है। यानी मानव विकास की बात यहाँ की जा रही है। समझिए आप, यहाँ जो हमको बात करनी है वो मानव विकास की बात करनी है। तो मानव विकास किन दोनों का परिणाम है? तो अभिभावक एवं अध्यापक का नहीं। वंशक्रम हमारा क्या होगा? और वातावरण। अभी हमने बात की थी कि किसी के विकास में वंशानुक्रम का जो योगदान है वो, और प्लस वातावरण का, और इन दोनों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होता है वो वातावरण होता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर कोई चीज़ है तो उसे हम किस क्राइटेरिया में रखेंगे? हम वातावरण के क्राइटेरिया में उसे रखेंगे। तो ये इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? तो यहाँ पर क्या है? प्राथमिक विद्यालय को दृष्टिकोण में रखना है और उसके साथ साथ बच्चों की उम्र को, यानी जो बच्चा 6 साल से लेके 6 ईयर से लेके और वो 11 से 12 साल तक, मान लीजिए कक्षा 1 से लेके 5 के बीच में वो रहता है। तो यहाँ वो कैसे सीखेगा? सबसे बेहतर तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्टिकुलर जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा वो ऑप्शन सही है हमारा कि स्वयं के अनुभव के द्वारा जो है, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, यानी करके जो अनुभव से मिलेगा उससे सीखेगा। करके सीखने वाली सिद्धांत पर वो आधारित होगा। अब यहाँ देखिए, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा जो है सहायक है? तो इसमें देखिए यहाँ पर जो आएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगले वाले में आइए। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो किसमें? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। तो यानी जो हमारा अवस्था है, यानी 6 साल पे बच्चे का नाम लिखा जाता है प्राथमिक विद्यालयों में। तो यानी ऑप्शन क्या है? विद्यालय में वो जो है रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि एलिमिनेशन मेथड जो हमारा है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे देखिए, विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय जो है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ हमें पर्यावरण, पर्टिकुलर शब्द पर्यावरण शिक्षा पर हम बात करें तो यहाँ पर्यावरण से अभिप्राय छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। यानी जितना जितना हम ज़्यादा बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियां हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। फिर अगला देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। तो इसमें क्या है कि शैक्षिक कार्यप्रणाली जो है उसमें सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये चीज़ ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी? तो वो अनुशासनहीनता की जो है समस्या पैदा हो जाएगी। रुचि में तो कमी आएगी ही। एक ही चीज़ अगर हम गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इन ऑप्शंस को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से और उससे भी हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी अध्ययनशीलता। कर्मठता सब में होती है, भाषण देने में निपुणता है, तो इसका कोई नहीं। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो अध्ययनशीलता के बारे में कहा जा सकता है कि अध्ययनशीलता उनमें सबसे ज़्यादा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? शोध और प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर हम उन्हें जो है करेंगे, अच्छा वेतन या बाकी चीज़ें नहीं। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों द्वारा समाज के लिए लाभप्रद है? तो ये रोजगार परक सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा का होना अनिवार्य है प्रेजेंट टाइम में। तो इस बात हो गई। अगले सवाल में, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति।
तो क्या है, उनमें विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है। यानी इसके जो ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार यहाँ जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है वो ग्रीन से टिक है, आप ऑलरेडी उसको पढ़ सकते हैं, ए और बी, यानी स्वाध्ययन से बढ़ती है और विकसित की जा सकती है। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 49 है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? तो यहाँ पर देखिए कि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, यानी उनकी जो समस्याएं हैं उनको पढ़ाया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और स्व अध्ययन की आदत विकसित की जाए, यानी सेल्फ स्टडी जो है यहाँ पर की जाए, और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से उन्हें खोज के सिद्धांत पे उनको पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है डी सही है। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आसान सा सवाल था, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? तो यहाँ तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, शिक्षकों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की जो है भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार ना होने का क्या कारण? अब इन जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं इस सवाल के, लेकिन पर्टिकुलर आपके ऑप्शंस में क्या है? तो शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन ना होना। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस इसमें बनाए जा सकते हैं जो आपके सामने हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय, तो यहाँ राय पे जब आएगी तो इसमें भी ऑप्शंस पर ही निर्भर करेगा, आपको उसके आसपास की चीज़ों को समझना होगा। तो शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, यानी माँ के ऊपर होनी चाहिए, या परिवार के ऊपर भी अगर ऑप्शन होता तो ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो माँ होती है। या सबसे पहले उसका शिक्षा ग्रहण करने का स्तर कहाँ से शुरुआत होती है? तो वो परिवार से होती है। स्त्रियाँ ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए और पिता के पे, यानी दोनों अगर इस तरीके के ऑप्शन होते, एक पर ही पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते। इस प्रकार ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो बी ऑप्शन इसका पर्टिकुलर इन ऑप्शंस में जो है कहा जा सकता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। बात यही है कि जो सामने जिसके सामने संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेट जिससे कर रहे हैं, उस व्यक्ति को वो चीज़ समझ में आ रही है, उसके पास पूर्व ज्ञान कितना है, इस पर निर्भर करता है। यानी उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होकर हम उसे अगर आगे की जानकारी देते हैं तो उसकी समझ में ज़्यादा आएगा। यानी श्रोता के पूर्व ज्ञान को हमें जानना चाहिए। जो संप्रेषण कर रहा है उस व्यक्ति में उसका ज्ञान सामने वाले के बारे में होना चाहिए, कि उस सामने वाले का जो है, यानी हमारा इस पर्टिकुलर अगर टीचर्स और स्टूडेंट की हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि शिक्षक को पता होना चाहिए कि जो शिक्षार्थी हैं उनके पूर्व ज्ञान का क्या स्तर है, क्योंकि उसी के पूर्व ज्ञान के स्तर से उससे अगर हम आगे का पढ़ाएंगे तो उसकी ज़्यादा समझ में आएगा। अगला सवाल, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु तो क्या छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी है, आसान सा था। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन, जो सबसे छोटी शिक्षा एक कक्षाएँ होती हैं, प्ले ग्रुप जिनको आप कहते हैं, जैसे फ्रोबेल थे, मॉन्टेसरी थी। तो इनके बारे में जो जिस चीज़ के बारे में बात की, यानी जो प्ले ग्रुप थी, स्कूली शिक्षा से जो हमारी शुरू होती है क्लास 1 से, उसके पहले की जो शिक्षा है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? तो वो हर्बर्ट हैं। अब यहाँ पर है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें छात्र के चतुर्मुखी विकास
का पर ध्यान दिया जाता हो। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात की जा रही हो वहाँ पर हम चाहेंगे, यानी जहाँ पर एकेडमिक सेशन तो जो होगी हो, एकेडमिक सेक्शन हो ही, और प्लस में को करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जा रही हो, यानी दोनों चीज़ें कराई जा रही हो, तो सर्वांगीण विकास तभी बच्चे का ज़्यादा होगा, यानी चतुर्मुखी विकास की तरफ हम जा पाएंगे। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है क्या है कि कुसमयोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, ये सभी ऑप्शन इसके सही है। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि ये सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ये 60 सवाल हमारे आज इस सेकंड वीडियो में पूरे हो जाते हैं। इन 30 क्वेश्चंस का हम शेड्यूल लेकर आ रहे हैं, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साइको के जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद आगे की भी वीडियोस मैं बनाऊंगा जो अलग सब्जेक्ट्स पे भी होंगे, यानी 5 पे हम बनाएंगे। तो ये पहला सेक्शन लेके चल रहे हैं, इसमें करीब हम 10 वीडियो पढ़ेंगे, यानी सेलेक्टेड 300 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद अगले 300 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस तरीके से हम इसके एग्ज़ाम से पहले सारे जो है क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इसलिए आप पढ़ते रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।